मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो बच्चा सब आप सबने जैसा कि थंबनेल देखा होगा और आप अभी अपने स्क्रीन पर देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो आराम से, क्या है? हिंदी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का जो हिंदी होगा बिहार बोर्ड का, जो बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स का जो हिंदी है, आज हम लोग इसके पूरे चैप्टर के जितना आपका चैप्टर है पूरा, चाहे वो गद्य खंड से हो या फिर पद्य खंड से हो, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे, पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को डील कर लेंगे। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है इससे बाहर आपका नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें हर तरीके से ऑब्जेक्टिव ले लिया गया है, चाहे वो किसी लेखक का डेट ऑफ बर्थ हो या फिर डेट ऑफ डेथ हो या फिर कहाँ उनका जन्म स्थान है या फिर कैसे पढ़े या फिर कितना उनका जन्म हुआ या क्या लिखे हैं, ये चैप्टर क्या है, गद्य में आपका ये कहानी है, लेख है, क्या है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। सारा का वीडियो एक ही में आप लोग को मिल जा रहा है। हाँ मानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, 1 से 2 घंटा भी जा सकता है, 1 से 2 घंटा भी आप लोग का हो सकता है। तो चाहते हो कि अगर नहीं पढ़े हो और आखिर में ये पूरा का पूरा चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, बस ये 1 से 2 घंटा देख करके पूरा वीडियो देख जाओ, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, इतना गारंटी के साथ आप लोग को कह सकता हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग बोल सर हिंदी की वीडियो कब आएगी, तो देखो हिंदी की वीडियो आज हम लोग ऐसे अपलोड कर रहे हैं। 2 घंटे की वीडियो इतना बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग से भी उम्मीद रहेगा कि आप लोग भी ऐसे इस पर अच्छा खासा रिस्पांस दो, आप लोग भी इसको आगे शेयर करना। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बुक, चैप्टर छोड़ो पूरा बुक है आपका। दिगंध जो है आपका, दिगंध भाग 2, दिगंध जो है आपका, दिगंध भाग 2 जो है, ठीक है, पूरा का पूरा बुक एक ही वीडियो में है। तो उतना दिन का वेट तो आज एक दिन में ख़त्म है। तो सारे के सारे आप लोग को ऐसे एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप लोग ऐसे ध्यान से अच्छा से एग्जाम आप लोग का जाए, यही आप लोग से बोलूँगा। देखो आगे की वीडियो जैसे आएगा तो थोड़ा सा आवाज़ मैंने चेंज करके रखा है, थोड़ा आप बताना कि वो आवाज़ मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली है कि देखना है क्या वो आवाज़ चलेगा या नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि वो आपको आवाज़ ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, आगे की वीडियो में कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो ये कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो देखो पहली बात की है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एकदम पूरा देखना है, ताकि ऐसे पूरा का पूरा वीडियो आप लोग को समझ में आ जाए और ये जो आप लोग का है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कोई डाउट तो नहीं रह गया, कोई डाउट हो तो वो भी हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ है इस वीडियो में, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आवाज़ से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आराम कीजिए, आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए हम क्वेश्चन और आंसर पे बात करते चलेंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम ना लगे, कम समय में अच्छा तैयारी करना होगा और आप लगातार लाइव चैट में अपना आंसर ज़रूर देते रहना, अगर क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो आप लगातार, मतलब ये मत सोचो कि सर नाम नहीं ले रहे तो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। लंबा पूरा 13 चैप्टर इसमें करना है कवर, तो समझ सकते हो आप। हाँ, रिवीजन कर लेना, बहुत ही मज़ेदार सेशन है, 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय लगे, समय यहाँ पे दे देना, पूरा का पूरा हिंदी आपकी चुटकी में हो जाएगा, है ना। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए बाल कृष्ण भट्ट की बात हो रही कि वो तो निबंध लिखे थे, तो निबंधकार थे, और वो किस युग के? भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के वो क्या थे? निबंधकार थे, तो दूसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। लगातार लाइव चैट में देते रहो सबको आंसर, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आंसर देते रहे लाइव चैट में। ठीक है ना, पढ़ाई पे फोकस करना है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, पहले अपने आप से खुद से बातचीत करना। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। देखिए युग पूछा था भारतेंदु युग, लेकिन यहाँ पे काल की अगर बात की जाए तो किस काल के थे वो? आधुनिक काल के, आधुनिक काल के वो रचनाकार थे। 4 का ऑप्शन डी। फटाफट से सब कोई लगे रहो एकदम लगातार।
क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? कितने तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है वो सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। एक चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अगर आप जानते हो तो लगातार लाइव चैट में कमेंट करते रहो, लाइव चैट में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा टाइम दीजिए। चलो ठीक है, टाइम तो देते हैं। 10 सेकंड आपको मिलेगा, मात्र 10 सेकंड्स आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद फिर हम अपना उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताओ फटाफट से, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। वाक शक्ति नहीं होगा, कोई बोल नहीं पाएगा तो गूंगा ही दिखाई देगा ना सबको, कोई बोलता ही नहीं है मतलब गूंगा प्रतीत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 7 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? बताओ। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, एक सुजान, अंतराल। क्या होगा सही जवाब? फटाफट से सब कोई। वाह वाह वाह, क्या बात है। 100 अजान, एक सुजान, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 8 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 अजान, एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? 100 नंबर का हिंदी है साथियों, इग्नोर ना, लगल रह जाए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। नांदी पाठ कहते हैं ना, नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी, नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत करना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये एडिसन के अकॉर्डिंग बताना है। यानी एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? फटाफट से। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। 2 10 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था ये चीज बताना है। फटाफट से 23 जून 1884, ये सब देखो ऑप्शन और बताओ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 23 जून 1844। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा। 11 का ऑप्शन बी सही है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। ये जो रचना है किसकी है? फटाफट से सब कोई बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। ऐसा मत सोचना कि पहला चैप्टर में है तो बालकृष्ण भट्ट होगा, नहीं। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है, श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? संवाद में, कन्वर्सेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या मायने रखता है ये चीज बताना है। तर्क मायने रखता है या जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा? क्या होगा? आत्मीयता। आत्मीयता बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं कि बातचीत के माध्यम से, रिवीजन सेशन चल रहा है, घबराएंगे नहीं, इससे पहले हम सारे चैप्टर वाइज करवा चुके हैं, ठीक है ना, इस सब कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं आप लोग को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? फटाफट से बताओ सब कोई। बातचीत के माध्यम से वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 14 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेरी मिट्टी। 15 नंबर सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन कहा जाता है इनको,
किनको? बालकृष्ण भट्ट को। पर किसने ये बात कहा था? किसने इनको स्टील की श्रेणी में रखा है, एडिसन की श्रेणी में रखा है? किसने? किसने? वाह क्या बात है, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, फटाफट से कहीं नहीं जाना, अंत तक रहना है इस क्लास में, क्योंकि ये आपका एक वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद, बिकॉज आप 13 चैप्टर एक ही वीडियो में ये जो समय चल रहा है ना, इसमें आप कंप्लीट कर लोगे, तो अंत तक जरूर रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे, संडे, एडिसन या स्टील? क्या होगा? फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17 की बात करते हैं। 17 नंबर सवाल है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने का ये एक बड़ा ही विशेष तरीका माना जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की जो कला होती है, वो जो कला है कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, ये पूछा जा रहा है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? 18 नंबर सवाल, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या? चलो फटाफट से बताओ सब कोई, लगातार हम बोलते रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अपने सारे दोस्तों को बुलाइए, मज़ेदार पढ़ाई किया जाए, क्योंकि समय कम है, तैयारी झक्कास करना है ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, रेल का विकट खेल। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये पूछा जा रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु? परीक्षा गुरु इनकी नहीं है, बाकी तो सब इन्हीं की है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 19 का ऑप्शन डी। 20 नंबर सवाल है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? फटाफट से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। C4 चेन्नई, C4 चेन्नई याद रखना है। 21 नंबर सवाल है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं? देखो, जब भी आप किसी से बातचीत कर लेते हो तो बातचीत करने के बाद मन कैसा फील होता है? तुम रिलैक्स, लाइटली, एकदम हल्का फील करते हैं, हल्का और स्वच्छ। C4 चेन्नई, क्या बात है, पूरा चेन्नई जाने का मन है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का हो जाता है और एकदम बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर? किसने कहा था? बेन जॉनसन का कहना था। किसका कहना था? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, आज 31 है ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है, उनके द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती, वेड़ी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध? क्या होगा? मेघदूतम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम, अर्थात कि ये पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध सब ठीक है, ठीक है। ओ, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? किसका विचार था? ये बात किसने बताया था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है? एडिसन का या बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन? देखिए, बेन जॉनसन का मानना था कि मतलब कि बातचीत से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है, पर असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, ये बात एडिसन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा।
25 नंबर सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। महामैराथन क्लासेज है आज, महामैराथन मिशन 2000 एग्जाम, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। हाँ, बी फॉर बॉम्बे। 25 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अंत तक रहो, कहीं मत जाओ, हिलडोल मत करो साथियों, संख्या बढ़ाते रहें और अंत तक देखते रहें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार एग्ज़ाम में एकदम कमाल धमाल कर देना है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में लिखा गया था ना, पता है ना, 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तो नहीं लिखा गया था, तुरंत बाद हम कह सकते हैं 1914 से 18 के बीच तो था ही युद्ध, और ये 1915, ठीक है। 27 नंबर, इस कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी जो है, इसके लेखक कौन है? उसने चंदा को बुलाया। इस कहानी के लेखक, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वेरी गुड। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, बताइए। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? उसने कहा था, लहना सिंह वाला चैप्टर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस पाठ को मतलब कि रचित किया। तो इसमें किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। ऑप्शन ए। लगाते रहो लगातार सब कोई फटाफट से, बहुत ही बढ़िया। प्रकाश, अभिषेक, आनंद, ज्योति, प्रिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 28 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर। बहुत सारे बच्चे हैं। उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? 1915, 1912, 1928 या 1925? आज ये क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में भी रन कर रहा है, बहुत बच्चों ने दम लगा दिया सही जवाब 1915 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, ये चीज बताना है। मगरे, माझे, कतरा, तिलघरिया। 30 नंबर सवाल, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे, और वो कहाँ रहती थी? मगरे में, ठीक है ना। लेकिन लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। चलो अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृतसर। वाह, बहुत ही बढ़िया। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पे, जमादार के पद पे या मेजर के पद पर? जमादार, बहुत ही बढ़िया, जमादार के पद पे थे। ऑप्शन सी। लगातार सब कोई रहना फटाफट से। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? हम लोग दूसरा चैप्टर में चल रहे हैं, घबराना नहीं है, एकदम अंत तक रहिएगा। ये एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपका परसेंटेज रेट बढ़ेगा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे ना। ऑप्शन सी। 34 का ऑप्शन सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, ये पूछा जा रहा है, बताओ सब कोई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लगा दो लाइव चैट में जयकारा सब ऑप्शन का। वजीरा सिंह, वेरी गुड, वजीरा सिंह की गोद में। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी इनकी मृत्यु। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर की पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था बताना है। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 36 नंबर सवाल सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। 36 का सी, सी फॉर चेन्नई। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच। उसने कहा था प्यार भरी कहानियां। ऑप्शन डी। 37 का डी, उसने कहा था का। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई? तेरी शादी हो गई? क्या बात है जी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सी,
सी फॉर चेन्नई, तेरी कुड़माई हो गई। ये बार बार लहना सिंह बचपन में लड़की से वो सवाल पूछा करते थे। तो 38 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 नंबर सवाल कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बता दो। क्या क्या? वजीरा सिंह को। बहुत ही बढ़िया, वजीरा सिंह को भेजता है। आप लगातार देखते रहो, मैं ज़्यादा टाइम टेकन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा चैप्टर है ना, एक शॉट वन शॉट करना है, रिवीजन करना है। आप अपने मतलब काम पे लगे रहो, हम भी अपने कर्म में लगे हैं। हम इधर से दे रहे हैं क्वेश्चन, आप आंसर लाइव चैट में देते रहना। जो कुछ करेगा वो कुछ पाएगा, जो नहीं करेगा वो खोएगा। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था? कौन बैठा था? 10 सेकेंड्स मात्र आंसर देने के लिए। देखते हैं कितने बच्चे दे रहे हैं आंसर। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। सी वजीरा सिंह, वेरी गुड, ऑप्शन सी वजीरा सिंह हो जाएगा सही जवाब। चलो जी, 41 नंबर सवाल, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। बहुत ही बढ़िया, 41 का ए। लगाते रहो सब कोई लाइव चैट में। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? बता दो फटाफट से। जर्मनी? क्या क्या, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? 43 का सही जवाब बताओ। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार, बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह। हाँ, लहना सिंह, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट है, लहना सिंह। 44 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। 77, वेरी गुड, ऑप्शन ए, 44 का ऑप्शन ए। 45 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर, अलावलपुर, जलालपुर, लायलपुर। सूबेदार ने, सरकार ने, ओके, सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी। ऑप्शन डी, 45 डी हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में? मेरी बाईं आंखें फड़क रही है, लगता है कुछ होने वाला है, पर कभी गेस नहीं किया। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 46 का बी हो जाएगा, बी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है जी? गुलेरी जी की, खत्री जी की, गहमरी जी की, भट्ट जी की? गुलेरी जी, वेरी गुड। 47 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 48 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? 48 का डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी गुड। कछुआ धर्म इन्हीं कृति है, एकदम फास्ट। रिवीजन सेशन, वन शॉट रिवीजन। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी। 50 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा निबंध? लिखते रहो सब कोई लगातार लाइव चैट में। लाइव चैट में आपका कमेंट आना चाहिए लगातार, ठीक है। अब चलो, हाँ जी, तो 50 का सही जवाब बी, मजदूरी और प्रेम उनके द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी सब उन्हीं की लेखनी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 51 नंबर सवाल पे। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसमें भी पूछा जा रहा है कौन है जो नहीं लिखा गया है। कफन उनका नहीं लिखा गया है, बाकी सब उनके द्वारा लिखा गया है, तो कफन डी जो है वो सही हो जाएगा, 51 का डी। 52 नंबर सवाल की गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर? गुलेरी जी गुलेर के थे, नाम से ही याद रखना, गुलेरी जी गुलेर के रहने वाले थे। फाइनली ऑप्शन बी सही है।
53 नंबर सवाल है कि उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी थी। कितने भागों में बटी थी? 5 भागों में। डी। शेयर करो एक बार सब कोई और प्लीज लाइक कर देना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको सही में वाकई में कुछ करना हो अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो आपको मेहनत करना होगा। वन नेशन आपको बस एक राष्ट्र के नाम के लिए, मतलब समझते हो ना, आपका राष्ट्र का नाम कब होगा? जब आपका परिवार का नाम होगा, आपके आसपास का वातावरण, फिर आपका राज्य, फिर आपका राष्ट्र, ऐसे होगा। तो आप अपने मिशन पे काम करो, मेहनत करो। पढ़ने वाले ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए कोशिश करो, सब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ही बड़ा एक माध्यम होता है आप सफलता के लिए। किस युग के हो जाएंगे? द्विवेदी युग का। वेरी गुड, 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। 55 नंबर सवाल कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। देखिए उसने कहा था जो कहानी है उसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। किसकी प्रधानता दी गई है? कर्म की, तो कर्म प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, किरत सिंह से या अतर सिंह से? तो वो लहना सिंह से हाथ जोड़ के विनती की थी कि तुम मेरे सुहाग और मेरे पुत्र की रक्षा करना। लहना सिंह से। ऑप्शन बी सही है। 56 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी, बी फॉर बॉम्बे। रुकना नहीं है, हम जीतेंगे, चलते रहना है। संपूर्ण क्रांति क्या है? अब की बार 12th पार। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तीसरा चैप्टर शुरू हो गया। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। इस पाठ के संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? राम महोलर, ओ जी, लोहिया जी, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, हाँ जेपी जी थे। ऑप्शन डी। लगाते रहो सब कोई हमारे साथ साथ, रिवीजन होगा आपका। ये रिवीजन सेशन ही चल रहा है। आप ये सोचो कि सर मुझे बहुत ज़्यादा समय दीजिए थोड़ा सा ऑप्शन के लिए, नहीं नहीं, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये अपलोड भी हो जाएगा तो आपको बाद में भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बोरिंग फील नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है इनको, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 59 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जेपी जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लगाते रहो सब कोई अंत तक। बोर्ड एग्जाम्स में कुछ कमाल करना है, 100 में 100 लाने का, हिंदी वाला। चलिए, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। बहुत ही बढ़िया, प्रभावती देवी नाम था। 62, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990, 98, 78, 74? बताइए। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी, 1998 में, तो इसलिए 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लिखते रहना है हमारे साथ, ये जो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। 63 का ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेता के हाथ में, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, पूंजीपति? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने बताया था कि देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है, इसलिए 64 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। रुकना नहीं है, चलते रहना है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 से। 1974, 5 जून 1974 को यहीं पे पटना में ही भाषण दिए थे उन्होंने, तो 1974 हो जाएगा ए। 66 नंबर सवाल कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? देखिए, जयप्रकाश नारायण जब मद्रास में गए थे तो वहाँ पे उनके मित्र थे, मित्र का नाम था ईश्वर अय्यर। इनके साथ 2 दिन वहाँ पे रुके थे। कितने दिन रुके थे? 2 दिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मित्र ईश्वर अय्यर के साथ। 67, लिखते रहना है, सब कोई लाइव चैट में रहो। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैग्सेसे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। 67 का सी सही है।
संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, बताना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जो है वो किसका है, जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, या इनमें से किसी का नहीं। देखिए संपूर्ण क्रांति लोकनायक जेपी साहब का, यानी कि जयप्रकाश नारायण का। 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 नंबर सवाल की जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, हर्षु दयाल। हर्षु दयाल नाम था, ऑप्शन बी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। हाँ बच्चों का कमेंट कि सर स्पीड में है, नहीं स्पीड में उतना नहीं है, बस है कि आपका रिवीजन हो जाए वन शॉट, तो आपको कहीं नहीं जाना, अंत तक हमारे साथ रहिए। आप कहते हैं हाँ सर हम आपका साथ देंगे, तो साथ दो ना मेरे भाई। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी साहित्य की रचना के लिए प्रसिद्ध है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71 उर्वशी किनकी रचना है, उर्वशी उन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना, ऑप्शन ए। लिखते रहो, मैं आंसर बता देता हूं उसके बाद भी लिखो, तुम पीछे मत हटो। 72 तो हो गया ना, हाँ चलो 73 की बात करते हैं। चलो 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 फटाफट से बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, 1974 में, 1974 में, बी हो जाएगा सही। 74 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1952 में, 1952 में हुआ था, ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। 75 का ऑप्शन बी सही है। 76 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफूर थे। 76 का ऑप्शन बी सही है। 77 की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में थे ना, अपनी स्टडी को लेकर के गए थे, वहाँ पे बड़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, तो यहाँ भारत में उन्हें अमेरिका का दलाल कह दिया गया, अमेरिका का दलाल कहा गया था, ऑप्शन डी सही है। 78 नंबर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर निगरानी रखते थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान, ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रहमान। चलिए अगला बात करते हैं 79 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। देखिए दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, विलिंगडन नर्सिंग होम में, ऑप्शन डी सही है। 79 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थक गए नहीं साहब, चलते हैं ना। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिवीजन करा रहे हैं, वन शॉट रिवीजन, प्लीज हमारा साथ दो, अंत तक रहो हमारे साथ। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये बात कहते जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। बात समझ में आया ना, सी। अगला बात करते हैं 82 नंबर सवाल, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, मैला आंचल, डी मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, मैला आंचल। देखते रहो एकदम जल्दी से। 83 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएएससी की परीक्षा पास की थी। 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। अगला 84 नंबर की जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जब लेनिन की मृत्यु हुई थी तो वो मार्क्सवादी बने थे, और लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, तो 1924 में ही वो मार्क्सवादी बने थे। तो 84 का सही जवाब डी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बस जेपी साहब ने, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट है। 86 नंबर सवाल कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किसने ये बात कहा था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, और ये बात पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था, दीक्षित जी के मुंह से। 86 का डी। बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी जा रही है आप सबकी, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर। लगे रहो सब कोई हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नॉलेज के साथ अच्छा मार्क्स लाना। मेहनत करना हमारा काम है, आप मेहनत करते रहो, ठीक है ना।
अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर का जो विधा है भैया वो निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ आपको, ट्रिक है ये। 87 का ए। 88 नंबर की जो अर्धनारीश्वर पाठ है इसके लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 89 नंबर की दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था, बिहार के बेगूसराय में हुआ था, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 90 नंबर सवाल की अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर आधा नारी आधा पुरुष, तो नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 91 नंबर सवाल है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो प्रणभंग, ऑप्शन डी सही है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है साहब, कल्पित रूप। 92 का ऑप्शन बी। और भी सारे कई वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप उसे जरूर देखिएगा, टिप्स ट्रिक्स बहुत सारा चीज़ें हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ऑप्शन ए सही है, 23 सितंबर 1908 को। जन्म वाला दिन भी जन्म और मरण, अवतरण और अवरोहण दिवस याद करने का लेखक लोग का मैं ट्रिक दे चुका हूं, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, 94 का ए। 95 नंबर है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है शुद्ध कविता की खोज, 95 का ए सही है। 96 संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी है। 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 97 नंबर की। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अगर देखा जाए, अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी भावना होती है। क्या होती है? पत्नी भावना। तो 97 का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? अब न लीजिए, ये बात कौन कह दिया हो कि अगर जब पुरुष नारी का गुण ले तो वो देवता है, और जब नारी नर का गुण ले लगे तो वो राक्षसी हो जाएगी। ना भैया, लेकिन ये कथन है किसी का? किसका? प्रेमचंद जी का, ऑप्शन सी। 98 का ऑप्शन सी है। 99 नंबर की किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? लगातार बने रहो साथियों, बहुत ही बढ़िया, इसी तरह से प्यार दुलार देते रहो, सब एकदम जोश दो, एनर्जी है ना, आग लगा देंगे हम सब। तो 99 का चक्कर आ गया। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, ऑप्शन ए। 1 शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। 100 नंबर सवाल कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 25 में 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। टेंशन नहीं लेने को, 100 का करेक्ट बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। 101 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। महात्मा बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, ऑप्शन बी। अर्धनारीश्वर चैप्टर कंप्लीट लाइन बाय लाइन हिंदी सॉल्यूशन सब कुछ है, वीडियो में जा करके देख लो। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? अभी मत देखना, अभी पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद जाना। कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन इनकी नहीं है, जूठन वाल्मीकि जी की है, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। 103 नंबर सवाल कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है? नारी जब नर का गुण सीखे तो वो राक्षसी हो जाती है प्रेमचंद जी के हिसाब से। तो 103 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 104 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर जी की कौन सी रचना है ये बताना है। परशुराम की प्रतीक्षा उन्हीं की लेखनी है, परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी। गंधारी कौन थी? कौन नहीं जानता कि वो दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन ए। 105 नंबर का जो है ऑप्शन ए सही होगा। गंधारी कौन थी? गंधारी दुर्योधन की माता जी थी।
106 नंबर सवाल कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है पर किसका? अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। चलो 106 नंबर पे ए। मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। चलो चलो चलो, प्रेमचंद जी क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन बी। दिनकर किस युग के कवि हैं जी? छायावादोत्तर युग के। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी। ये सारा कुछ पढ़ाई हो चुका है, बस रिवीजन करवा रहे हैं। सोच रहे हैं अब तो बस एग्जाम टाइम चलेगा आपका। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस कृति पे, किस लेखनी पे उनको मिला था? उर्वशी पे। उर्वशी पे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 109 नंबर का। अगला है कि युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध एवं शांति के हिसाब से जो इस समस्या पर काव्य कृति लिखी गई है वो कौन सी है? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी। युद्ध से ही आपको ध्यान में होगा कि हाँ कुरुक्षेत्र। 111 नंबर कि यह पाठ रोज जो पाठ है ना, रोज क्या है? रोज पाठ जो है वो क्या है? एकांकी है कि कहानी है कि निबंध है कि व्यंग है? बताइए। कहानी हो जाएगा। वेरी गुड। 111 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। इस पाठ के लेखक कौन है? यानी कि रोज पाठ के लेखक कौन है? रोज पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अज्ञेय। 113 नंबर अज्ञेय मूलतः क्या थे? कहानीकार थे। ऑप्शन सी, क्योंकि रोज कहानी है और कहानी के इसके लेखक जो है वो अज्ञेय जी है, यानी कि ये कहानीकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 114 नंबर सवाल अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। 114 का सही जवाब बी हो जाएगा। 115 नंबर की महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। क्या है? मालती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 116 नंबर की अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी। अज्ञेय जी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1927 में इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। 117 नंबर की रोज कहानी की नायिका कौन है? बस समय दे दो, थोड़ा सा और समय दे दोगे ना, पता है पूरा का पूरा आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये आप कम समझते हो क्या? एक वीडियो में, और वो भी शॉर्ट वीडियो में, आप पूरा का पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 पार्ट तक कर लोगे। कमाल है ना जी। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका है आपकी मालती। ऑप्शन सी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी। 119 नंबर की कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? नदी के द्वीप उन्हीं की लेखनी है। ऑप्शन बी नदी के द्वीप। हमारे साथ एकदम स्पीड बारूद बन जाओ सब, आग लगा दो, लाइव चैट में आग लगा दो। ऐसा ना हो कि अब आग वाला फायर वाला इमोजी सेंड करते रहे ना। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पल्लव नहीं है उनकी, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए। 121 की शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है जी? उपन्यास। जी हाँ, वेरी गुड, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। 121 का सी। 122 अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? व्यंती देवी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 123 रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ? रात को 11 बजे कहानी खत्म हो जाती है वहां पे। ऑप्शन डी। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर के आता है, बस टेक्निकल समस्या नहीं होना चाहिए। टेक्निकली प्रॉब्लम होगा तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं हे प्रभु। रोज कहानी में अतिथि बनकर के मालती के दूर के रिश्ते के भाई आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तिरिछ उनकी नहीं है, तिरिछ बिल्कुल नहीं है इनका। 125 का डी। 126 कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा
नीरा। बताइए फटाफट से। हरी घास पर क्षण भर। ओ जी, उन्हीं की है। वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 127 की आगे के पिताजी का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 127 का बी। सब कोई लगातार लाइव चैट में कमेंट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो हमारे साथ। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। ऑप्शन बी। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार के लिए उनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? ऑप्शन ए। 130 मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? टीटी हुआ था ना, टीटी बच्चा था एक जिसका नाम था टीटी। इनमें अज्ञे किस वाद के सबसे संबंधित है? प्रयोगवाद से। किससे? प्रयोगवाद से। 131 का बी। मालती के पति क्या है? डॉक्टर है। मालती के पति क्या है? सब कोई जानता है, डॉक्टर है। ऑप्शन ए। लगा दूं सब? रिवीजन रिवीजन छोड़ के मत जाना। मुझे छोड़कर। आहा। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष के बाद आया था। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद मालती से वो मिलने आया था। 133 का ऑप्शन बी। अच्छा, एक बात तो है, चाहे एक बच्चे देखे चाहे 1000 बच्चे देखे, मैं तो उतना ही मेहनत करता हूं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन का। ऑप्शन सी सही होगा, गैंग्रीन। 135 नंबर सवाल कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष की उम्र में जी, 10 वर्ष की उम्र में। 135 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 137 तार सप्तक का संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी हैं, डी। 137 अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को उनका जन्म हुआ था। 137 का ए हो जाएगा। 138 इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? कौन है उनका नाटक? उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन सी। 139 अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सेवा पत्रिका में। सेवा पत्रिका में अज्ञे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 140 की बात करें, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? आनंद बंधु का। आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका का घर में उन्होंने क्या किया था? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? आनंद बंधु का। 140 नंबर सवाल का बी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र हम लोग 6 पार्ट में आ चुके हैं। भगत सिंह वाला चैप्टर में आ चुके हैं। बिल्कुल आधे आध हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। जितना देर साथ दिया और इतना देर साथ दे दो साथियों, क्योंकि ये आपके लिए ही हो रहा है और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, आ गया आवाज? क्या हो गया था जी? कहाँ चले गए थे तुम? चलो चलो, अब क्लियर हो गया, साउंड अब आ रहा होगा। तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 12 वर्ष। 12 वर्ष, ऑप्शन बी। अच्छा, अब साउंड क्लियर हो गया, टेंशन नहीं लेने को, साउंड प्रॉब्लम था, सॉरी। अब सही है ना? एक बार कंफर्म कर दो तो अब आवाज आ रहा है ना? प्लीज कंफर्म करें सब कोई, अब ऑडियो क्लियर है ना? यस यस, थैंक यू सो मच। चलो, तो 143 का ऑप्शन भी करेक्ट है।
चलिए, ये 144 नंबर सवाल कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। 1928 से लेकर के 31 तक, 1928 से लेकर के 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना गठन किया। चलो 145 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी के साथ उनका मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1922 में। वेरी गुड। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था ना, उसके जस्ट बाद ही। तो ऑप्शन सी। बात करते हैं 146। भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? अजीत सिंह नाम था। भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? अजीत सिंह। ऑप्शन बी। 147। क्या करें, रिवीजन करा रहे हैं भाई, प्लीज़ बुरा मना मानो आप लोग कि इतना तेज़ी में क्यों हो सर, कोई ट्रेन छूट रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस यही कि आपका रिवीजन हो जाए, वन शॉट हो जाए। आप अभी लाइव चैट में हो, पर पता है लाइव क्लास होने के बाद लाइव चैट वाला ऑप्शन तो बंद हो जाता है। तो बच्चों को चाहिए कि हाँ सर क्वेश्चन और आंसर जल्दी जल्दी बताते चलो, टाइम बहुत कम है इसलिए, और रिवीजन है चूँकि, तो ऑलरेडी थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना होगा, फास्ट करना होगा। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। वेरी गुड। ऑप्शन बी। 148। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप का। किसका? प्रताप का। 148 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाद में ऐसा होगा ना, बाद में पता है क्या, बाद में अगर ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो बच्चे बस देखते रहेंगे, कान में हेडफोन ईयरफोन जो भी हो लगा करके, और वो सुनते रहेंगे। कितना अच्छा, वाह, क्वेश्चन और फटाफट से आंसर मिल रहा है। एकदम देख लो, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। तो 149 की कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? ये तो भाई लगते थे साहब। ये क्या थे? भाई थे। ऑप्शन सी। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? वो है परिवेश। परिवेश इनका लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन सी। 151 कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन ए। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कलकत्ता से। मतवाला पत्रिका कलकत्ता से। ओ कलकत्ते वाला। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की लेखनी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 154 मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। बंदी जीवन किनकी कृति है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। वेरी गुड। 154 का ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है, कृति है बंदी जीवन। 155 भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? फटाफट से 28 सितंबर 1907। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 156 चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 22 में। 156 का बी हो जाएगा। 157 भगत सिंह गणेश विद्यार्थी द्वारा निकाली गई किस पत्रिका से जुड़े थे? भगत सिंह जुड़े थे प्रताप के द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी के जो द्वारा निकाली गई थी पत्रिका, जिसका नाम था प्रताप। ऑप्शन ए करेक्ट है। 158 भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 158 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है 159 कि मैं नास्तिक क्यों हूं? यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं, ये कौन लिखा? भगत सिंह ने लिखा। ऑप्शन ए। लिखते चलो हमारे साथ, लाइव चैट में लिखते चलो, अभी ऑप्शन ऑन है लाइव चैट का। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्युदंड। उनको ऐसा था कि हाँ हमें मृत्युदंड ही मिलेगा। भगत सिंह को सजा के रूप में क्या मिलने वाला था? मृत्युदंड। उनको विश्वास भी था अपने लिए, तो सी हो जाएगा मृत्युदंड। 161 कि भगत सिंह आखिर किसको घृणित और कायरतापूर्ण मानते हैं? आत्महत्या, सुसाइड। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बेकार है, सजा के रूप में हमें फांसी क्यों ना मिले, वो हमें स्वीकार है, बट आत्महत्या नहीं, ये तो कायरता है, ये घृणा वाला काम है। ऑप्शन सी। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। अर्थशास्त्र का ये विद्वान था। कौन? प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्री था, विद्वान था वो। तो 162 का ए याद रखिएगा।
1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का गठन उन्होंने किया था। नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा नहीं, नौजवान भारत सभा का उन्होंने गठन किया था। तो 163 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तो मिलाना। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी की ओर। 1914 में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर अट्रैक्टिव हुए थे, आकर्षित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे। और 164 का डी। चले आगे 165 नंबर सवाल कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1956 में, सॉरी 26 में, 1926 में। 165 का सही जवाब क्या होगा भैया? डी होगा हो। भगत सिंह को शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए, फांसी मिला था ना। 167 नंबर सवाल कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के, उनके मित्र थे बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन लोग के साथ मिल करके पता है क्या किए हैं? केंद्रीय असेंबली में ढुक के बम फेंक दिए थे, घुस गए थे उसी में। केंद्रीय असेंबली में जाकर के बम फेंक दिए थे बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन बी। 168 एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? हाँ। ए, भगत सिंह। अजीत सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे? चाचा लगते थे। भगत सिंह अजीत सिंह के भले ही भतीजा थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 170 ए भैया, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? हो, प्रेम नहीं था उनके अंदर। अब ये सब भी नहीं था, मतलब ध्यान रखो, लेकिन पठित पाठ के आधार पर प्रेम वर्ड का चर्चा है, इसलिए प्रेम यहाँ पे है। ठीक है। ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है, बंधा है, निबंध होगा ना। 171 का ऑप्शन ए सही होगा। इस पाठ के लेखक कौन है? आप कहोगे सर किस पाठ का? ओ सदा नीरा का जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए। 173 जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार थे। ऑप्शन 73 173 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मस्ती के साथ करें पढ़ाई। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? बिहार के थे, बिहार के शिक्षा सचिव। 174 का सी। अब देखो, अब जो रिवीजन नहीं करना चाहता उनको हम क्या कर सकते हैं? शरबत तो नहीं पिला सकते हैं, पर जो कर रहे हैं लगातार, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड बी सक्सेस। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का आविष्कार किया? नील, नील की खेती। 175 का बी। 176 चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? जंगलों का कट जाना। 176 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 177 पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता? शिक्षक थे। पुंडलिक जी शिक्षक थे। 177 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? बता दो सब कोई फटाफट। जी हाँ, वेरी गुड, कोणार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी। 179 की निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? विद्या वारिधि की उपाधि। कहाँ चले जा रहे हो? विद्या वारिधि की उपाधि मिली थी। ऑप्शन बी। 179 का बी हो जाएगा। 180 की बात करें, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 181 ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, एकांकी है। ओ मेरे सपने। ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया?
गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। ऑप्शन बी। देखते चलो, वैसे भी समझते चलो कि हाँ तुम कितना सही कर पा रहे हो। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? निबंध की कृति है बोलते क्षण। 183 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 184 गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। पठित पाठ के आधार पे 2500 वर्ष पहले। 184 का सही जवाब बी हो जाएगा। 185 की बात करें, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। वाह। ऑप्शन ए, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। रिवीजन सेशन है, बार बार बोल रहा हूँ, घबराने को नहीं। संतोषम परम सुखम कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? रेशमी टाई उनकी कृति नहीं है, तो ऑप्शन सी। 188 थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से। थारन शब्द किससे बना है? थार शब्द से। 187 का बी। 188 वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन बी सही होगा। 189 की गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। अप्रैल 1917 में, डी। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से आए थे ना, छोटा नागपुर से आए थे। 190 का सी। 191 तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील से है। हो किससे है? नील से, तो 199 का डी। 192 नंबर सवाल कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? अब न लो भैया, जन्मे अभी ले भुलाई हवा। 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन ए सही होगा। 193 कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति माथुर जी की है? भोर का तारा उनकी रचना है। 193 का डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? जी हाँ, आम्रवन। ऑप्शन बी। इतना तेजी में सर? जी, रिवीजन सेशन है, मैं बता रहा हूँ, रिवीजन सेशन है, अभी और क्लास लेकर के आना है। ओ सदानीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है? चंपारण पर। ओ सदानीरा गंडक नदी और चंपारण क्षेत्र। ऑप्शन डी करेक्ट। लगे रहो हमारे साथ, दो नहीं दोगे साथ क्या? बराज कहाँ बन रहा था? बराज तो भैंसा लोटन में बन रहा था। 3000 फुट ऊंचा बन रहा था बराज। ऑप्शन डी। 196 का डी। माथुर जी को भूतियारवा पहुंचने पे कौन मिले थे? पुंडलिक जी तो मिले थे। ऑप्शन सी। 197 का सी हो जाएगा। 200 के आसपास हम लोग जाने वाले हैं ना, 200 नंबर क्वेश्चन। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी वाह भिखनाथोरी तक जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 199 का चक्कर। अर्धनारीश्वर पाठ थोड़ी है अब, किरानधारी सिंह दिनकर पर ध्यान दोगे। अब तो चले हम सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है? सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश। ऑप्शन बी। लो, सिपाही की माँ जो है वो क्या है भैया? एकांकी है। ऑप्शन बी। बिसनी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ, डी। 202 नंबर, मानक की माँ का क्या नाम है? लास्ट तक रहो, रिवीजन कर लो, बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, जितने बच्चे हैं उतना ही देखो तुम लोग, ठीक है ना। आने वाले को स्वागत, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मानक की माँ का क्या नाम? बिस्नी। ऑप्शन सी सही होगा। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका पत्रिका के। ऑप्शन ए सही होगा। गजब स्पीड में सर रिवीजन करा रहे हैं एकदम, वाह। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? अब बताओ, डाक गाड़ी के पीछे लोग क्यों जाएगा? राशन मिलेगा वहाँ पे, पेंशन मिलता है, हैं? राशन तो डीलर के यहाँ मिलता है, पेंशन तो बैंक में मिलेगा, तो डाक गड़िया के पीछे क्या मिलेगी? चिट्ठी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 205 नंबर, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मुन्नी जाएगी, और कौन जाएगा? मुन्नी जाती है। ऑप्शन बी। 206 नंबर, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन है? बिस्नी के पड़ोसी कुंती थी, बड़ी बकलोलई करती थी कुंती, आकर के डिस्टर्ब कर दी थी किसको? पता है ना, बिस्नी को। बार बार एक ही बतिया कहती थी
कौन सा बात बोलती थी वो बार बार कि अब तो मुन्नी 14 की हो गई, जल्दी से अच्छा सा वर देख करके इसको शादी कर दो, ब्याह कर दो बोल रही थी, ब्याह। कुंती पड़ोसिन थी, और पड़ोसिन को तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये पता ना लड़कियों को इतनी जल्दी विदा करने में क्यों लगे रहते हैं। अब हर बहन के भाई से पूछो तो वही गाना ज़्यादा फेमस रखता है, कूड़ा वाला आया घर से कचड़ा निकाल। अब बताओ ना ये नगर निगम वाले ने निकाला और ये भाई लोग बहनों पे ट्राई कर देते हैं। मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को, सॉरी डी 208 का डी, मंगलवार। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर के चावल और दाल मांगती है, पैसे नहीं मांगती, ना कपड़े मांगती है, सिर्फ चावल और दाल मांगती है। 209 नंबर का बी। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष। बार बार कुंती ये बात बोलती थी कि देखो बिसंदेई, अब तो मुन्नी 14 की हो गई है, एकदम मतलब जवान हो गई है, अब इकरा को अच्छा सा घर बर देखो और ब्याह रचा दो। 210 का सी, पूरा माहौल बना के रखी थी। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? दरियाई घोड़ा इनका नहीं है, चलो ऑप्शन डी। 212 कौन सी रचना मोहन राकेश की है? अच्छा है, न आने वाला कल है, उन्हीं की है, न आने वाला कल उन्हीं की रचना है। 213 किसकी माँ पागल हो गई है? सिपाही की माँ पागल हो गई है, बी बी बी। मानक की माँ तो बिश्नी थी, पर वो जो सिपाही सपने में आया था ना, सपने में 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चले हैं माँ जी, यह किसने कहा था? ईसाई लड़कियों ने कहा था। 13 दिनों तक भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चले थे लोग। तो 214 का सी हो जाएगा। अगला है 215 नंबर सवाल की मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? बिसनी नाम है, बिसनी, बिसनदेई भी है, बिसनदेई। चलो बिसनदेई। अब सिपाही की माँ एकांकी में कुंती क्या कौन है? कुंती पड़ोसिन थी। कुंती कौन थी? पड़ोसिन थी, ऑप्शन सी। 218 नंबर सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, डी। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ये बात कौन बोला था? वो सिपाही बोला था। कौन बोला था? वो सिपाही जो सपने में आया था ना। एक तो मानक था और एक वो सिपाही था, तो उसको सिपाही ही कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो नींद नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। 219 का बी हो जाएगा। 220 नंबर नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था कब? 28 जुलाई 1927 को। ट्रिक याद है ना? झूले पे तेरा नाम है 27 28। हाँ, ये ट्रिक था, बहुत ही बढ़िया ट्रिक था, जिससे आपको कभी नहीं भूलोगे। डी हो जाएगा सही जवाब। 221 नंबर कि नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का क्या संबंध है? अब बताइए। बाप और बेटा का संबंध है। नागर सिंह बाप थे और इनके बेटा थे कौन? नामवर सिंह, सी हो जाएगा। 222 नंबर की नामवर सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या रहे? अस्थायी व्याख्याता थे। ये सब करवा चुका हूं ना, बस यहाँ आज रिवीजन करवा रहा हूँ, एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट। नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह कथन सही है या गलत? जी, नामवर सिंह को 1971 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह बात सत्य है। ऑप्शन ए। नामवर सिंह बीए कब किए थे? नामवर सिंह बीए 1949 में किए थे। कब किए थे? 1949 में। नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक कब से संपादन का कार्य संभाला था? 1967 से। बी। किस कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कविता के नए प्रतिमान के लिए। कविता के नए प्रतिमान के लिए। हम लोग 9 नंबर चैप्टर में आ चुके हैं। नामवर सिंह ने बीए और एमए कहां से किए? नामवर सिंह बीए और एमए कहां से किए थे? बीएचयू से। कहां से किए थे? बीएचयू से। ऑप्शन ए सही होगा। 228 नंबर सवाल बकलम खुद क्या है? बकलम खुद एक निबंध है। बकलम खुद क्या है? निबंध है, निबंध। 228 का ऑप्शन ए सही है।
229 नंबर के छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? छिन्न भिन्न, जोड़ी बड़ी शानदार है, द्वंद्व समास हो जाएगा। हटो जी, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। 230 नंबर के मित कथन से किस कथन से अधिक, मित कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? अति कथन से। बी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं भी समझ रहा हूं कि हम थोड़ी तेजी में हैं, तो क्या आप हमारा साथ नहीं दोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? प्रबंध काव्य था, प्रबंध काव्य, ऑप्शन ए। एकदम कंप्लीट रिवीजन कर लो, कंप्लीट रिवीजन। 232 नंबर सवाल कि स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्मरणीय। 232 का ऑप्शन सी, स्मरण का विशेषण क्या होगा? स्मरणीय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 233 नंबर सवाल कि सहर्ष स्वीकारा है के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। किस चीज की प्रेरणा दी जाती है? सभी की, सभी 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 सभी। सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? फटाफट से, 1.25 लाख। वेरी गुड, ऑप्शन सी। विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? विनय पत्रिका किनके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। वेरी गुड, लगे रहना है, लगे रहना है। निराला द्वारा रचित कौन है? राम की शक्ति पूजा। वाह वाह वाह, निराला जी के द्वारा रचित है राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी। रिवीजन सेशन है। 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर पद को संभाला था? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसमें उन्होंने प्रोफेसर का, हिंदी के प्रोफेसर पद को संभाला था 1974 में, ऑप्शन बी। प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद एक पुस्तक है, वहां से ही लिया गया है प्रगीत और समाज, तो बी करेक्ट है। ताना बाना किनकी रचना है? ताना बाना केदारनाथ सिंह की। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कविता जो कुछ कह रही है सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यह किसका वाक्य है? ये बात कौन कहा था? थियोडोर एडोर्नो। थियोडोर एडोर्नो का ये कहना था। तो 240 का सही जवाब सी होगा। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, बताइए यह पंक्ति किस कविता की है? यह जो पंक्ति है तय तो यही था, तय तो यही था से लिया गया है। डी, कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तक का है। किसका है? प्रगीत मुक्तक का, ऑप्शन बी करेक्ट है। 243 नंबर, आलोचक के अनुसार सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार और अर्थ क्या है? दोनों है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति और एकांत गीत, ऑप्शन सी करेक्ट है। 244 नंबर, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है। अन्य छंदों से बिल्कुल ही स्वतंत्र है, मुक्त है, यानी मुक्तक काव्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। 244 का ए। 245 की निराला जी की प्रमुख रचना निम्न में से है। निराला जी की प्रमुख रचना इसमें कौन सी है? इनमें से सभी, नए पत्ते, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी उनको? आधुनिक कविता से उनको शिकायत थी। आज के नए कविता उनको पसंद नहीं आ रहे थे। 247 नंबर की हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 248 नंबर सवाल की कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी, ये चीज बताना है। 1968 में, 1968 में प्रकाशित हुई थी। चलिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 249 नंबर, बस रिवीजन चल रहा है भैया, आप ये मत सोचना कि सर बहुत स्पीड में है, समय ध्यान रखना है, अगला क्लास भी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में नहीं दिया गया था, ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी है जो सत्य नहीं था।
250 नंबर वाला जो सवाल है 250 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। वाह जी वाह, शुक्रिया साथ देने के लिए। नामवर सिंह अक्सर अपना जन्मदिवस किस तारीख को मनाते रहे? नामवर सिंह अक्सर अपना जन्मदिन मना रहे थे 1 मई 1927 को। ऑप्शन सी। नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी पता है कहाँ पे? कहाँ पे? जी वाह, दिल्ली में। वेरी गुड, दिल्ली में हुई थी। नामवर सिंह किस काल के लेखक थे? आधुनिक काल के थे जी, आधुनिक काल के थे। 253 कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। बहुत ही बढ़िया। तुमुल कोलाहल कलह में। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचना है। वेरी गुड। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचना है। प्रसंग का विशेषण? प्रासंगिक। प्रासंगिक। ऑप्शन बी, प्रासंगिक। तासीर का अर्थ क्या होता है? तासीर का अर्थ हो जाता है असर या प्रभाव, दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, उपरोक्त दोनों। तनगई रीढ़। तनगई रीढ़ किसकी रचना है? तनगई रीढ़ नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन की। चलिए चलिए चलिए। मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांश, मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांश क्या लिखे हैं? प्रबंध काव्य लिखे हैं। अधिकांश प्रबंध काव्य लिखे हैं। 258 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगला है 259 नंबर की। नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? नामवर सिंह के गुरु जी का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 259 का ऑप्शन सी। जूठन, जूठन पाठ में आ गए। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन बी। हेडमास्टर जी का क्या नाम था? कलीराम थे। बड़ी दुष्ट प्रकृति के थे, बहुत ही दुष्ट, मतलब इनका नेचर था, बिहेव। हेडमास्टर जी का नाम क्या था? कलीराम। तेरा तो यह खानदानी काम है, यह कथन किसने कहा था? वही कहते कलीराम जी ने, यानी हेडमास्टर जी ने ही कहा था। कौन कहा था? हेडमास्टर जी ने ही ये बात कहा था। 262 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 263 हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली? हेडमास्टर ने, पता है? बाप रे बाप, गजब 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 गजब। ए और सी। लेखक यानी मुंशी जी, लेखक के पिताजी लेखक को पता है प्यार से मुंशी जी कहा करते थे, तो ए और सी दोनों है। मतलब कि हेडमास्टर लेखक की ही गर्दन दबोचे थे, लेकिन लेखक का ही प्यार से मुंशी जी कहा जाता था, वही बात है, तो ऑप्शन डी सही है। मुंशी जी कौन थे? मुंशी जी वही थे, लेखक ही थे। मुंशी जी लेखक ही थे, लेकिन लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहा करते थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 264 का। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? जूठन चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10, और 2 चैप्टर बाकी हैं हम लोग के, है ना। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? 25 सेर। कितना? 25। ऑप्शन सी। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? कलीराम जो हेडमास्टर थे बड़ी दुष्ट थे, वो छोटन लाल को। किसको? छोटन लाल को। बी हो जाएगा। हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था? हेडमास्टर जी जब, मतलब कि जब लेखक गए थे, अरे बाप रे, लगातार बैठे ना, जब भाई आने लगा। 267 नंबर में तो वो पूछे थे कि चूहड़े का है, ये जाति होती है। देखो इनका एकदम कितना कचड़ा दिमाग था, तो ये यही पूछे थे। सूखी पुरिया कब काम आती थी? सूखी पुरिया जो थी ना, वो बरसात में काम आती थी। सूखी पुरिया कब काम आती थी? बरसात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता का नाम था सुरेंद्र सिंह। क्या नाम था? सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन बी। 269 का ऑप्शन बी। शादी से कितने दिन पहले लेखक के माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम करके आए थे? शादी से 10-12 दिन पहले। कितने दिन पहले? 10 से 12 दिन। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है, यह कथन किसका है? कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, यह कथन किसका है? सुरेंद्र सिंह का। ऑप्शन ए सही है।
किनकी बात को सुनकर लेखक की पत्नी खुश हुई थी? वही सुरेंद्र सिंह का बात सुन करके। खाना बनाकर बड़ाई किया था ना कि अरे वाह भाभी क्या खाना बनाई हो आप, ऐसा खाना तो हमारे घर कभी नहीं बनता। भाभी फूल गई हैं, पूरा खुश हो गई हैं। ऑप्शन बी 273 नंबर, खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता था? मतलब खाल जैसे ही निकल जाते थे ना तो उस पर नमक डाल दिया जाता था। क्या लगाना पड़ता था? नमक। 273 बी। सबके सब बी क्यों हो रहे? सब बम्बे जाओगे, कोरोना चल रहा है वहां, ज्यादा मत जाओ बम्बे। मरे हुए पशु की खाल किस बाजार में बिक जाती थी? चमड़ा बाजार। हाँ, चमड़ा बाजार में। किस बाजार में? चमड़ा। खाल मतलब चमड़ा। अब चमड़ा चमड़े बाजार में बिकेगा कि सब्जी बाजार में बिकेगा? 274 का बी, लहरों के राजहंस किनकी रचना है? मोहन राकेश की। अब ये मत सोचना कि ओम प्रकाश की होगी, नहीं, मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन बी। लेखक की बहन का क्या नाम था? लेखक की बहन का क्या नाम था? माया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बहन का नाम था माया। बी। दिन रात में कौन सा समास है? जोड़ी द्वंद्व लगा देंगे। ऑप्शन बी। 277 का ऑप्शन बी सही है। 278 नंबर, वजूद शब्द का अर्थ क्या है? अस्तित्व। वजूद का मतलब क्या हो गया? अस्तित्व। 278 का ऑप्शन ए सही है। 279 नंबर सवाल कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी कहीं जा रहे थे तो अचानक से ध्यान आ गया, देख लिए, उनके पिताजी देख लिए थे। ऑप्शन ए। 280 नंबर सवाल कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न नहीं मिला था, बाकी तो सब मिले थे। भारत रत्न नहीं मिला था। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अब इसमें सर ई कहाँ से ला दिए? जानकारी के लिए आपको। 281 की लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था? लेखक को परिवेश सम्मान 1995 में मिला था। ऑप्शन बी 1995 में मिला था। अगला बात करते हैं 282 नंबर सवाल। 282 नंबर के 2004 में लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था? 204 में उनको न्यू इंडिया बुक पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी सही होगा, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार। जिंदगी शब्द का विशेषण? जिंदगी शब्द का विशेषण जिंदगानी। जिंदगी इम्तिहान लेती है। 283 का ऑप्शन ए। 284 नंबर की छुरी पकड़ते समय किसके हाथ कांप रहे थे? छुरी पकड़ते समय लेखक के हाथ कांपने लगे थे। ऑप्शन ए। चाचा ने खाल को किसमें बांध दिया था? चादर में। चाचा जो गए थे ना साथ में, वो उनके जो मतलब कि गाय जो मरी थी उसका खाल निकाल करके चादर में बांध लिए। जसवीर देहरादून में किसके घर गए थे? जसवीर देहरादून में मामा के घर गए थे। ऑप्शन बी सही होगा। किसका बैल खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा था? ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव का जो बैल था वो खेत से आ रहा था और रास्ते में ही गिर पड़ा, वही बैल मतलब कि मरा हुआ था तो लेकर के गए थे लेखक और उनके चाचा। 287 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया में यथासंभव जो शब्द है वो कौन सा समास है? यथासंभव, यथा शब्द से शुरू हो गया ना तो अव्ययी भाव, पता है आपको ना, अव्ययी भाव। 288 का ऑप्शन ए। 289, सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव सिंह की क्या लगती थी? सुरेंद्र सिंह की बुआ जो है वो सुखदेव सिंह की क्या लगेंगी? बेटी लगेंगी। ऑप्शन ए, सॉरी बी, बी फॉर बॉम्बे। जसवीर और जनेसर लेखक के क्या लगते थे? भाई। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के भाई थे जसवीर और जनेसर, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मरे बैल या भैंस उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती थी? तो एक मरे बैल और भैंस उठाने के लिए कम से कम 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब और नहीं क्या है? अब और नहीं ये क्या है? आत्मकथा है या कहानी संग्रह या कविता संकलन या आलोचना? तो ये कविता संकलन है। अब और नहीं कविता। ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन 17 नवंबर 2013 को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
बहुत स्पीड में आपका रिवीजन हम करवा दिए, बस हम यही चाहते थे। लेखक एक दिन अपनी तुलना किससे करते हैं? लेखक एक दिन अपनी तुलना झाड़ू से करते हैं। पठित पाठ के आधार पर ये सारा का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। क्या है मतलब कि ज़्यादा टाइम लेना बेकार बात हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, आपका काम भी नहीं, इसलिए कम समय में आपका ये पूरा का पूरा ऑल क्वेश्चन रिवीजन। क्या समझते हो आप? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को हुआ था, ऑप्शन सी। लेखक का थानू से कैसा संबंध था? तिरिच वाला चैप्टर है। लेखक का थानू से कैसा संबंध था? दोस्त का। थानू लेखक का दोस्त था, ठीक है ना, ऑप्शन बी। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में बोलने और चिखने की आदत थी, ऑप्शन सी। 298 थाने के एसएचओ का क्या नाम था? थाने के एसएचओ की अगर हम बात करते हैं तो राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम था, राघवेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन ए। गणेशवा कौन था? गणेशवा एक मोची था। 299 नंबर ए हो जाएगा, मोची था। क्या था? मोची था। अगला, लेखक के बुरे सपने का सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? हाथी और तिरिच दोनों थे, हाथी और तिरिच दोनों थे। 300 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया, ठीक है। आगे चलते हैं। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर इसलिए गए थे, अदालत में उनकी पेशी थी। 301 नंबर का ऑप्शन सी, अदालत में क्या थी? पेशी थी। 302 नंबर, किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? फटाफट से बताओ सब कोई। सामतपुर में, वेरी गुड। 302 का ऑप्शन ए, सामतपुर। लेखक के पिताजी का क्या नाम था? लेखक के पिताजी, लेखक उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन ए। पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में कितने बजे घुसे थे? पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में 11 बजे घुसे थे। कितना बजे? 11 बजे। 305 नंबर सवाल, कि निम्नलिखित में से किस रंग का नाम कहानी में नहीं आया था? किस रंग का? तोतिया रंग, ऑप्शन बी। बाकी सब आए थे बट तोतिया रंग नहीं आया था। 306 नंबर सवाल, कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? थानू बताया था। कौन बताया था? थानू बताया था कि भैया जान जाओ, समझ लो, तिरिच में ना काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। तो 306 का ऑप्शन ए सही होगा। गांव के ग्राम पंचायत सरपंच का क्या नाम था? गांव के ग्राम पंचायत सरपंच का क्या नाम था? पंडित कमधई राम तिवारी, ऑप्शन ए। अगला, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिसाइटिस की बीमारी थी उनको, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए थे? मात्र 300। 100 के 3 नोट थे, 100 के 3 नोट थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 300। ये 300 है, ठीक है ना। कितने रुपए थे? 300, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 310 नंबर, उदय प्रकाश जी ने एमए किस विषय से किए थे? उदय प्रकाश जी ने एमए हिंदी से किया था भैया, किए थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अबुत्तर कबूतर क्या है? अबुत्तर कबूतर कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। देखो, खूब शेयर करना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं लगातार, मतलब 300 400 क्वेश्चन का हम मतलब आपको 1 शॉट रिवीजन करवा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत। 600 प्लस वीडियोस आपके लिए क्लास 12th के लिए दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारे कोर्सेज हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। और पक्का यकीन के साथ कहता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में आपके ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये देख करके रिवीजन कर लेते हो, पढ़ते हो। खूब मेहनत करो आप लोग, और इसे पता है पूरे सब लोग के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपको भी दुआएं मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब समाज को शिक्षित कर ही देना। एक भी ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जो मतलब आर्थिक रूप से या किसी एक कारण को बना ले कि हमें नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। रिवॉल्यूशन आ जाएगी शिक्षा में, मतलब क्रांति ला ही देंगे हम लोग। बिहार बोर्ड के बच्चों को स्मार्ट बनाना हमारा काम है। क्यों सोचते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों को, मतलब क्या है ये? बिहार बोर्ड के बच्चे आग होते हैं, बारूद होते हैं, कोई सटे तो जल जाए,
मतलब ऐसा। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करते रहना इसे, ठीक है ना। हाँ, 312 नंबर सवाल, गंगा देवी कौन थी? और देखो पता है, कमेंट करके ज़रूर बताना हमको कि हाँ ये सेशन कैसा था सर। मैं मानता हूँ थोड़ा फास्ट था, बट फास्ट इसलिए था कि रिवीजन सेशन था ना। कई बच्चों के लगातार कमेंट्स कि सर गद्यखंड का, जैसे आपने काव्यखंड का वो कराया तो गद्यखंड का भी करा दीजिए। और पता है इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। काव्यखंड वाला भी अभी नहीं गया है पीडीएफ, और गद्यखंड वाला, ये दोनों साथ में हम आपको आज रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक पक्का ही दे देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें अपना आईडी बना लीजिए और साइंस संग्रह सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको सारा चीज़ अवेलेबल है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, 1 पैसा तक नहीं लगेगा आपको। गंगा देवी कौन थी? गंगा देवी लेखक की माँ थी। 312 का ऑप्शन ए सही है। चलो हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हम लोग लगता है कि 12 नंबर चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है ना, या 11 नंबर है, यही कुछ है। संडे मेल में लेखक क्या थे? संडे मेल में लेखक क्या थे? सहायक संपादक थे, सहायक संपादक थे। 314 नंबर सवाल कि लेखक उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया? दिनमान में। किसमें? दिनमान में, ध्यान रखिएगा, दिनमान, ऑप्शन बी। पिताजी की मृत्यु कितने बजे के आसपास हुई थी? लेखक के पिताजी की मृत्यु लगभग कितने बजे के आसपास में हुई थी? 6:15 बजे के आसपास, 6:15 बजे के आसपास, ऑप्शन सी। पिताजी की मृत्यु का कारण क्या था? पिताजी की मृत्यु का कारण क्या था? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव, मानसिक सदमे और अधिक। तो फाइनली बच्चा सब पूरा का पूरा वीडियो आप सबने देख लिया और यहाँ पर आ गया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया है तो बताना कमेंट करके, कुछ डाउट हो तो वही बताना कमेंट करके, अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो वही बताना कमेंट करके, इसमें कोई गलतियाँ हुई तो वही बताना कमेंट करके। आप लोग से जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, राय आप लोग को चाहिए और ऐसी वीडियोज़ आप लोग को चाहिए। देखो ये तो था ऑब्जेक्टिव का, टोटली ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 1 से 1.5 घंटा का वीडियो आएगा जिसमें पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कवर अप होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव वीडियो आप लोग का कवर अप होगा हिंदी का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियो में कोई क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हो गया, कोई डाउट हो गया तो वही बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आ गए हो तो समझिए कि आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें। आशा है कि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।